Hi, this is Umar Kazi, and today we will be discussing about our next chapter of economics, which is supply or theory of supply. So basically, what is theory of supply? Theory of supply explains how producers decide the quantity of goods and services to supply based on various factors. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि उनको कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विस जो है मार्केट में इस टाइम पे सप्लाई करनी है. फॉर एग्जांपल फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर जो हमारे रेट्स होते हैं मार्केट के, ठीक है, या फिर फ्यूचर कंडीशन ऑफ द मार्केट के बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं कि आगे उनको क्या करना है. Now, what is supply? Supply refers to the quantity of a good or service that producers are willing and able to sell at a given price level during a specific period of time. ठीक है, अब सप्लाई क्या है? सप्लाई बेसिकली वो चीज़ है कि जिसमें किसी भी कमोडिटी को लेकर, ये सप्लाई वो कॉन्सेप्ट है कि कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो किसी भी कमोडिटी को लेकर विलिंग है और एबल है टू सेल, तो वो आपकी सप्लाई में काउंट होती है. ठीक है, इसमें सप्लाई में भी ऐसा नहीं कि उसने मार्केट में प्रेजेंट कर दी या बेच दी. किसी भी कमोडिटी को लेके प्रोड्यूसर अगर विलिंग है और एबल टू सेल है, ठीक है. अब इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, अब वो विलिंग तो है कि वो मार्केट में 500 बॉटल जो है वाटर बॉटल वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है. अब वो विलिंग तो है कि वो मार्केट में 500 वाटर बॉटल सप्लाई करे, लेकिन क्या है, वो एबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उसके अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल 250 बॉटल्स की है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा सप्लाई को वेरीफाई नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि विलिंग तो है लेकिन एबल नहीं है. तो हमारी दो कंडीशन वेरीफाई होना ज़रूरी है कि वो विलिंग हो और एबल हो. अब कोई प्रोड्यूसर है, इसके एक और तरीके से समझ लेते हैं. वो एबल तो है कि भाई वो 500 बॉटल जो है वो मार्केट में सप्लाई करें, ठीक है, वो एबल तो है. उसके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको 1000 का कैपेसिटी है उसके पास, वो एबल तो है 500 के लिए, लेकिन वो विलिंग नहीं है. क्यों विलिंग नहीं है? भाई मार्केट कंडीशन अभी ठीक नहीं है. उसका ये डिसीजन है कि क्या बोलते हैं कि अभी सप्लाई नहीं करनी है मार्केट में. तो क्या होगा, इसमें हमारी एक जो है कंडीशन वेरीफाई हो रही है एबिलिटी की, लेकिन विलिंग ही नहीं है, तो वो भी सप्लाई में काउंट नहीं होगा. सप्लाई में क्या काउंट होगा कि कोई हमारा प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, वो विलिंग तो है किसी भी कमोडिटी को मार्केट में डालने के लिए या फिर सप्लाई करने के लिए, साथ में एबल भी हो, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी उतना हो या उसकी कोई कैपेसिटी या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उतने एबिलिटी रखते हों कि वो अपना डिज़ायर्ड जो गोल है वो अचीव कर सके. राइट, इन शॉर्ट, कीपिंग शॉर्ट, क्या करेंगे कि भाई सप्लाई, व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या है कि कोई प्रोड्यूसर अपनी किसी भी कमोडिटी को लेके विलिंग और एबल टू सेल हो तो उसको हम सप्लाई कहेंगे. देन लॉ ऑफ सप्लाई, एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज. ठीक है, अदर थिंग बीइंग इक्वल. इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम प्राइस की बात करते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो प्रोड्यूसर इंक्रीज कर देता है. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है वो 500 रुपये की बिक रही है मार्केट में, ठीक है, उसका नॉर्मल रेट 500 रुपये. अब क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड बढ़ी और प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है, प्राइस बढ़ गए. अब वो गुड जो है जो 500 रुपये की थी वो 750 रुपये की हो गई है. अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही है, लेकिन उसको क्या है एडिशनल बेनिफिट मिला 250 रुपये का. अभी तक वो अपने इस 500 रुपये की कमोडिटी पे 100 रुपये कमा रहा था और 400 रुपये की उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी. अब क्या है कि जब मार्केट में 750 रुपये की वो चीज़ हो गई तो वो 350 रुपये कमा रहे हैं. ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हुआ, उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है. तो क्या करेगा प्रोड्यूसर कि उसके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना, जितना भी उसके पास वो है बैकअप है या फिर उसकी प्रोडक्शन, वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, वो मैक्सिमम सप्लाई करेगा, मैक्सिमम सप्लाई करने की कोशिश करेगा, देखिए उसको मैक्सिमम रिटर्न आ जाए. क्योंकि इवेंचुअली ये सब जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है. अब क्या है कि वो उसने अगर ये अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया तो उसका जो है बाद में नॉर्मल प्राइस हो जाएंगे, तो उसको क्या है, उसको लॉस हुआ एक तरीके से कि अभी जब एक चीज़ के प्राइस बढ़े हुए थे उसके पास ऑप्शन था ज़्यादा पैसे कमाने का, उसने नहीं कमाया. तो बेसिकली लॉ ऑफ सप्लाई क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका जो प्रोड्यूसर होता है वो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो इंक्रीज कर देता है. नीचे एग्जांपल गिवन है, इफ द प्राइस ऑफ वीट राइजेस फार्मर माइट प्रोड्यूस मोर वीट टू सेल एट हायर प्राइसेस. ठीक है, वही बात हो गई कि अगर वीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्या फार्मर अपनी मैक्सिमम एबिलिटी यूज़ करेगा ताकि वो मैक्सिमम वीट प्रोड्यूस कर सके और मार्केट में सेल कर सके, या फिर कोई उसके पास वीट ऑलरेडी पड़ी हुई है स्टॉक में तो उसको अपनी मैक्सिमम सप्लाई जो है उसमें से वो मार्केट में ऑफर कर दें. नाउ अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस क्या हैं, लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ पास होता है कहाँ फेल होता है उस पर बात करते हैं. सही है, कैटेरियस पेरिबस. इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं. लाइक लॉ ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली हमने बात की कि प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, लेकिन जो अदर सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हम उनको जो है उनको हम फ्रीज कर देते हैं, उनको हम लाइक एक कॉन्स्टेंट रखते हैं.
क्यों? क्योंकि अगर हमने वो नहीं रखा तो हमारी चीज़ें चेंज रहेंगी, हमारे जो भी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है वो हमारा फेल जाएगा। अब मैं बता दूँ कैसे। अभी हमने बात की कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब क्या है कि अगर हम जो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल होगा। अब मैं उसको वेरीफाई करता हूँ कैसे। अगर एक कमोडिटी है, ठीक है, अब उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 50 रुपये है और प्रोड्यूसर को जो उसकी कॉस्ट पड़ती है 40 रुपीज़ पड़ती है, ठीक है। अब उसका जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो 10 रुपीज़ है। अब क्या होगा कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर मेंशन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और उसको वो पर्टिकुलर कमोडिटी 40 के बजाय 50 की पड़ेगी, ठीक है। अब कमोडिटी महंगी हुई, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो कमोडिटी भी महंगी होगी, तो वो जो 50 रुपये में बेचता था वो 60 रुपये में बेचेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइजेस तो हमने देखा कि भाई प्राइस तो इंक्रीज हो गया, लेकिन प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी तक प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही हो रहा है ना। उसकी जो कॉस्ट बढ़ गई, जो अगर कॉस्ट 40 रहती है और 60 करता तो होता है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है, फिर वो अपनी सप्लाई बढ़ाता। अभी क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन तो उतना ही है, खाली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है जिसकी वजह से उसने उसके रिएक्शन में उसने अपनी प्राइस बढ़ाई है। तो क्या होगा, इसमें प्रोड्यूसर को सप्लाई बढ़ाने का फायदा होगा ही नहीं, तो इस सिचुएशन में वो लॉ हमारा फेल होता है। देन रैशनल बिहेवियर, प्रोड्यूसर एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सही है भाई, एक नॉर्मल हमारे बिहेवियर है कि भाई हम मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो हम ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा सप्लाई करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। अगर वो हमारा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है उसका बिहेवियर ही इरेशनल है, वो बोलता है कि भाई मार्केट प्राइस जितनी बढ़े मुझे भी अपना स्टॉक में रखना है या व्हाट्सएवर कोई भी रीज़न है कि वो अपनी सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करता, अपनी सप्लाई उतनी ही मेंटेन रखता है किसी भी रीज़न से, तो इरेशनल बिहेवियर है, फिर वहाँ लॉ ऑफ सप्लाई फेल होता है। देन क्या है, नो सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट, नो, सही है, नो सडन चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज और नेचुरल डिजास्टर अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एडिशनल जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, लाइक गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी या गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ गई या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल होता है। क्यों? क्योंकि जो ये फैक्टर्स होते हैं इनके बेस पर जो है मार्केट कंडीशन या मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो ऑब्वियसली किसी और रीज़न के बेस पे होता है, तो यहाँ पे हमारा जो है लॉ ऑफ सप्लाई वो फेल होता है। तो इसलिए अजम्पशन हमारी लॉ ऑफ सप्लाई पास होने के लिए क्या है कि नो सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल कांस्टेंट, ठीक है, कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए। देन सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। अब सप्लाई स्केड्यूल हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई कैसे वर्क करता है। हमने प्राइस को डाला रखा है वाई एक्सेस पे एंड क्वांटिटी सप्लाइड को रखा है एक्स एक्सेस पे। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो इंक्रीज़ हो रही है। जब हमारी प्राइस 10 रुपीज़ थी तो क्वांटिटी सप्लाइड समवेयर अराउंड 3 थी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस इंक्रीज़ होकर 30 पे गई तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ होकर 30 हो गई। ठीक है, तो हमारा सॉरी ये रिलेशन शो करता है कि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लाई कर्व पे। सप्लाई कर्व क्या होता है? बेसिकली जो सप्लाई कर्व की लाइन होती है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो लेफ्ट टू राइट वर्ड्स अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है। ठीक है, बेसिक सा वो है कि सप्लाई जो है हमारे, जैसे इसका रिलेशन मैं ग्राफ से बताता हूँ कि जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट वर्ड अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगा। अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई showing the direct relation between price and quantity supplied. As price rises, quantity supplied increases too. ठीक है, and conversely as price falls, quantity supplied falls too. इसमें हमने रिलेशन देखा कि भाई जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है। अगर हम इसको उल्टा कर लें, इन्वर्स कर लें, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस कम होगी वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सो बेसिकली वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं या फिर सप्लाई के ज़्यादा या कम होने में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट कैन इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई कमोडिटी है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, इन सेंस ऑफ लेबर सस्ती हो गई या रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, जो भी रीज़न है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, उस प्रॉफिट मार्जिन जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का इंक्रीज हो जाएगा। जब मार्जिन इंक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर है उसको मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा, 100% अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, जितनी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है उस अपॉर्चुनिटी को वो करेगा और उस कमोडिटी को अपने 100% पे वो मार्केट में सप्लाई करेगा ताकि उसको मैक्सिमम आउटपुट हो सके या मैक्सिमम रिटर्न उसको मिल सके। ठीक है, अब एक एग्जांपल है, इफ फर्टिलाइजर कॉस्ट डिक्रीज फॉर वीट फार्मर्स इन पाकिस्तान दे माइट सप्लाई मोर वीट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो फर्टिलाइजर कॉस्ट है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए कम हुई है। ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से कम हुई है,
अब क्या है, जो पाकिस्तान के फार्मर्स हैं, जो पाकिस्तान के वीट फार्मर्स हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, वो इस टाइम पीरियड में मैक्सिमम अपनी प्रोडक्शन करेंगे। इसमें तो इतना रोल प्ले नहीं हो सकता इस एग्जाम्पल में, क्योंकि ऑब्वियसली वीट प्रोडक्शन अलग वो है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रो करते हैं नेचर, तो भी टाइम लेती है। अगर कोई ऑटोमेटेड इंडस्ट्री हो तो मैक्सिमम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करेगी ताकि वो अपने 100% आउटपुट पाए, और सप्लाई इंक्रीज़ करेगी ताकि वो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए और अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैक्सिमाइज करें। ठीक है। टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज सप्लाई। इसमें क्या है कि अब कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, वहाँ पे कारपेट इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे अब एक कारपेट है, वो हैंडमेड बनते हैं। ठीक है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। हैंडमेड एक कारपेट है, वो 10 दिन में बन रहे हैं। अब उस इंडस्ट्री को ऑटोमेट कर दिया, मशीनरी आ गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनरी आ गई। अब क्या होगा कि जो वो कारपेट है, वो एक कारपेट 10 दिन में बन रहा था, अब मशीन आने से वो कारपेट एक दिन में बन रहा है। ठीक है। अब क्या होगा, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 10 दिन का, उसमें 9 और कारपेट बन जाएंगे उस मशीन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। तो क्या होगा, हमारी जो है प्रोडक्शन बढ़ी, तो क्या होगा, हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी से जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वैसे ही कम होती है, जो है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने से। तो क्या होगा कि हमारी जैसे ही हमारा टाइम बचा और प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेटेड टेक्सटाइल मशीन इन पाकिस्तान कैन इंक्रीज इन सैलरी सप्लाई। ठीक है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, जैसे ही हमने मशीनरी लगाई हमने टेक्सटाइल मिल्स वगैरह में, तो क्या होगा कि एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी से क्या होगा कि हमारी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी जैसे ही ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एलिमिनेट हुई, एफिशिएंसी आई, तो हमारी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस कैन अफेक्ट करंट सप्लाई। ठीक है। अब इसमें ऐसी बात है कि हमें पता है कि कल एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसकी कल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी, तो क्या होगा, हम आज उसकी सप्लाई कम कर देंगे ताकि हम वो उस सप्लाई को मैक्सिमाइज़ करें, उस सप्लाई से जो है अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज़ करें, और हम कल उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है। आज हमें पता लगा कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है, या पर्टिकुलर सीजन में इस चीज़ की डिमांड बहुत होगी, इस चीज़ के रेट बहुत अच्छे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे और स्टॉक में अपने पास सामान रखेंगे। जैसे ही वो टाइम आएगा, हम क्या है, उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे और अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें पता है कि भाई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इस कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा क्लैश करने वाली, ठीक है, तो बिल्कुल क्रैश हो जाएगी मार्केट, तो हम क्या करेंगे, और हमें ये एक्सपेक्टेशन है, हमारी ये क्या बोलते हैं, एक अजम्पशन है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है बहुत प्राइसेस गिरेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी सप्लाई फ़ौरन इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, और उस टाइम पे हम अपनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे, या एक रूटीन की सप्लाई चलाएंगे, एक एडिशनल जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे। देन यहाँ की एग्जांपल लेते हैं। इफ़ राइस फार्मर्स इन पाकिस्तान एक्सपेक्ट हायर प्राइजेस नेक्स्ट सीजन, दे माइट स्टोर मोर राइस नाउ अफेक्ट करंट सप्लाई। ठीक है, वही बात हो गई कि हमें पता है कि अगले सीजन में राइस फार्मर जो है उसको पता लग गया, या इंडस्ट्री को पता लग गया कि अगले सीजन में राइस की प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी वो अपनी सप्लाई रोक देंगे या सप्लाई कम कर देंगे, वो स्टॉक कर लेंगे अपना सामान, ठीक है, अपने जो भी राइस है। अब क्या, जैसे ही वो सीज़न आएगा वो अपनी फ़ौरन सप्लाई बढ़ाएंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे ताकि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन हो जाए। देन नंबर ऑफ सप्लायर्स, मोर सप्लायर्स इंक्रीज मार्केट सप्लाई। ठीक है, बेसिक सी बात है, जितने ज़्यादा सप्लायर्स होंगे या जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स होंगे उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उतनी ही ज़्यादा सप्लाई होगी मार्केट में। जैसे कि हम देखते हैं वेजिटेबल्स, अब हर ठेले पे या हर दुकान पे हर तरीके की वेजिटेबल होती है। अब हमें तो नहीं पता उसके पीछे लाइक कौन सा ब्रांड है, क्या है, कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि आपको हर तरह की सब्ज़ी जो है वो हर दुकान पे या हर एरिया में मिल जाती है। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल मेंशन्ड है, मोर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ओपनिंग इन पाकिस्तान इंक्रीजेज द मार्केट सप्लाई ऑफ क्लोथ्स। ये भी एग्जांपल वो शो करती है कि जितने ज़्यादा टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या टेक्सटाइल फर्म जो है, इंडस्ट्री जो है, वो उतनी ज़्यादा खुलेंगी, उतनी ज़्यादा ही क्लोथ मार्केट में जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी। नाउ प्रोडक्शन टाइम, शॉर्टर प्रोडक्शन टाइम्स कैन इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, बेसिक सी बात है जो कि हमने पहले पढ़ी टेक्नोलॉजी में, तो वही बात है कि जितने कम हमारा प्रोडक्शन टाइम होगा उतनी ज़्यादा हम उस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उतनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। ठीक है, जितना हमारा पुराना टाइम यूज़ होता था उसमें हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही एक कारपेट वाली एग्जांपल दूंगा कि अगर एक कारपेट बनता था 10 दिन में बनता था, ठीक है, अब क्या है कि अब जब वो कारपेट के जो प्रोडक्शन टाइम है कम हो गया, 2 दिन हो गया, तो क्या है हमारे पास 5 कारपेट बन जाएंगे टोटल। ठीक है, तो हमारे एडिशनल कितने कारपेट होगा, हमारे 4 एडिशनल कारपेट होगा। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई तो हमारी सप्लाई भी बढ़ जाएगी।
जैसे इसमें एग्जाम्पल देते हैं, अब बेकरी इन न्यूयॉर्क कैन क्विकली मेक एंड सप्लाई फ्रेश ब्रेड, ठीक है। अब क्या है, फ्रेश ब्रेड का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर जो भी है, तो उसमें क्या है कि वो जल्दी जल्दी बना सकते हैं उसको ईजिली, लाइक प्रोडक्शन टाइम बहुत कम होता है, तो जितने कम प्रोडक्शन टाइम होगा उतनी ज़्यादा उस ब्रेड को हम सप्लाई कर सकेंगे। दैन इनपुट अवेलेबिलिटी, एज ऑफ ऑब्टेनिंग इनपुट अफेक्ट्स सप्लाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो इनपुट है, हमारा जो रॉ मटेरियल है, अगर वो इजीली अवेलेबल है तो हम उसका प्रोडक्शन जो है आसानी से कर सकते हैं, प्रोडक्शन में जो डिले नहीं हो सका वो होगा किसी तरीके से। जैसे हमने पीओसी में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में या बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि जो इंडस्ट्री होती है, ठीक है, इंडस्ट्री हमेशा उधर लगती है कि जहाँ पे उसका रॉ मटेरियल करीब में प्रोड्यूस हो रहा हो, जिससे क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन टाइम बचता है और हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल ख़राब भी नहीं होता, अच्छी कंडीशन में और जल्द से जल्द हमारे पास होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन टाइम है या हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें डिले नहीं होता कि भाई वर्कर्स बैठे हुए हैं और रॉ मटेरियल अभी तक अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो ये वाला जो है वो सीन नहीं होता। सिंपल है कि अगर इनपुट इजीली अवेलेबल होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगा नहीं, प्रोसेस नहीं रुकेगा तो हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, अ फर्नीचर मेकर इन टोरंटो कैन सप्लाई मोर वुडन फर्नीचर इफ वुड इज़ इजीली अवेलेबल। वही बात हो गई कि जो फर्नीचर मेकर है या कारपेंटर है, व्हाटसोएवर इट इज़, तो उसको इजीली वुड अवेलेबल होगी तो जल्दी जल्दी फर्नीचर बनाएगा, उसको प्रेजेंट करेगा अपनी दुकान पे या मार्केट में बेचेगा और देन वापसी जल्दी जल्दी फर्नीचर बनाएगा क्योंकि उसके पास वुड जो है वो इजीली अवेलेबल है। अगर वुड अवेलेबल नहीं होगी तो वो पहले उसने फर्नीचर बना दिया, वो बैठा हुआ है कि भाई वुड आए तो मैं बात करूँ, तो मैं और फर्नीचर बनाऊँ और देन मार्केट में लेके जाऊँ, तो इसमें ये रिलेशन शो करता है। देन हमारा फाइनल जो कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई भी जिस पर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ द गुड, हायर प्राइजेस ऑफन इंक्रीज सप्लाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, जो कि हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइस किसी कमोडिटी की इंक्रीज़ होती है तो उसकी सप्लाई जो है सप्लायर मैन्युफैक्चरर वो इंक्रीज़ कर देता है। क्यों इंक्रीज़ करता है? ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। एग्जाम्पल क्या है, इफ द प्राइस ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान गोज अप फ्रॉम 100 kg टू 150, कॉटन फार्मर्स माइट इंक्रीज देयर सप्लाई ऑफ कॉटन टू बेनिफिट फ्रॉम द हायर प्राइस, ठीक है। वही बात हो गई कि अगर कॉटन जो है वो 100 रुपये की मिल रही है, 100 रुपये पर केजी मार्केट में बिक रही है, ठीक है। जैसे ही उसमें इन्फ्लेशन आ गई एक तरीके से या प्राइस इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, 150 रुपये की मार्केट प्राइस हो गई कॉटन की, तो फार्मर्स जितना भी स्टॉक होगा वो सब सप्लाई कर देंगे ताकि उनको मैक्सिमम रिटर्न आ सके। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब इसका रिलेशन हम मालूम करते हैं या समझते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व ड्यू टू प्राइस चेंज, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस, ठीक है। इसमें क्या है, पर्टिकुलरली प्राइस की वजह से अगर जो है हमारी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से अगर हमारी सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको हम क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। कि एग्जांपल क्या है, प्राइस ऑफ एन एप्पल राइजेस मोर एप्पल सप्लाइड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एप्पल्स की प्राइस बढ़ी जिसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई किया हमने एप्पल, ताकि हमें बेनिफिट मिल सके, प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। प्राइस का फैक्टर आ गया तो ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है। ऑन द अदर साइड, चेंज इन सप्लाई, शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स अदर दैन प्राइस, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है। उसमें क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई में जो कि हमने पीछे पढ़ा, प्राइस को हटा के जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से चेंज हो, कोई भी रीज़न हो, प्राइस के हटा के एलिमिनेट करके कोई भी रीज़न से जो है सप्लाई हमारी चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। एग्जाम्पल के मैं, डाउट रिड्यूसेस एप्पल हार्वेस्ट, सप्लाई ऑफ एप्पल डिक्रीजेस, ठीक है। डाउट है, अब क्या है, इसमें प्राइस की तो बात ही नहीं आई भाई, पानी नहीं मिला या व्हाट्सएवर जो भी रीज़न था, हमारी प्राइस के अलावा किसी और रीज़न से एप्पल की जो है हार्वेस्ट कम हुई या सप्लाई कम हुई, एक तरीके से किसी भी रीज़न से प्राइस के अलावा सप्लाई कम हुई तो होगा चेंज इन सप्लाई, और अगर प्राइस का फैक्टर आ गया तो होगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, सिंपल। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट अ सिंगल प्रोड्यूसर और फर्म इज़ विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट वेरियस प्राइस लेवल, ठीक है। अब इसमें पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वेरियस प्राइस लेवल का क्या मतलब है। वेरियस प्राइस लेवल का मतलब ये है कि एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल प्राइस है एक कमोडिटी, फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइस है, मार्केट प्राइस 40 रुपीज़ है, ठीक है। अब वेरियस प्राइस लेवल का मतलब ये है कि वो चाहे जो प्रोड्यूसर है वो चाहे तो 40 पे बेचे, चाहे तो 60 पे बेचे, चाहे तो 20 पे बेचे, ठीक है। किसी भी प्राइस लेवल पे वो बेचे अपनी कमोडिटी, ठीक है। इस प्राइस लेवल का ये मतलब हुआ वेरियस प्राइस लेवल्स का। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, कोई भी एक जो हमारा प्रोड्यूसर है या एक मैन्युफैक्चरर है, किसी भी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, वो मार्केट में अपनी कमोडिटी सप्लाई करें, ठीक है।
और या फिर सप्लाई करे एक तरीके से विलिंग और एबल हो, तो ये सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट आ गया। कोई भी मैन्युफैक्चरर, एक सिंगल मैन्युफैक्चरर अपनी टोटल क्वांटिटी एक कमोडिटी की मार्केट में सप्लाई करने के लिए या फिर मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग और एबल हो, तो क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई होती है। ऑन दी अदर हैंड किसी भी मार्केट के या इंडस्ट्री के सारे सप्लायर्स, एक कमोडिटी है उसके सारे सप्लायर्स जो हैं उनकी जब बात हो रही हो तो वो मार्केट सप्लाई होता है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जो इंडस्ट्री होती है उसमें एक इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म या एक प्रोड्यूसर की बात करें कि वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो है मार्केट में ऑफर कर रहा है, विलिंग भी है, एबल है सप्लाई करने के लिए, तो होगा इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस जो कि सारे प्रोड्यूसर्स इस एक इंडस्ट्री के, फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर या सारी फर्म जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉटन जो है उसको मार्केट में ऑफर करने के लिए विलिंग भी हैं और एबल भी हैं। ठीक है, एक बेसिक सा फ़र्क है कि भाई इंडिविजुअल सप्लाई में एक फर्म सप्लाई कर रही होती है किसी कमोडिटी को, और मार्केट सप्लाई में वो पूरी मार्केट या वो पूरी इंडस्ट्री सप्लाई कर रही होती है और कुछ नहीं है इसके अंदर। Then stock and supply. What is stock? The total amount of a good or commodity available at a particular time. ठीक है, स्टॉक को हम ऐसा समझते हैं कि स्टॉक वो टोटल प्रोडक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम की जो कि एक फर्म ने कर दी। फॉर एग्जांपल एक फर्म ने 500 या 1000 बॉटल्स बना दी, ठीक है, वो स्टॉक हो गया, 1000 बॉटल्स बनाई और अपने वेयर हाउस में रख ली, ये उसका स्टॉक हो गया। सप्लाई क्या है, द क्वान्टिटी ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर इन द मार्केट। अब क्या है, सप्लाई बेसिकली उस स्टॉक में से जो प्रोड्यूसर है वो कितने मार्केट में ऑफर करना चाहता है बॉटल्स। ठीक है, एक इजी एग्जांपल समझ लेते हैं। वही स्टॉक है, एक प्रोड्यूसर ने 1000 बॉटल्स बना दी और अपने वेयर हाउस में रख दी। अब क्या है, वो मार्केट कंडीशन देखेगा, तो जो सप्लाई पढ़ रहे हैं ना हम, तो क्या करेगा, मार्केट कंडीशन फैक्टर्स देखेगा, जो कि हमने पहली बात की सबसे। उसने देखा कि भाई मार्केट कंडीशंस क्या हैं। अच्छा भाई, प्राइजेस जो हैं वो मार्केट से कम ऑफर होती हैं, लाइक एक बॉटल अगर 40 में बिकती है वो 30 में बिकती है, तो वो क्या करेगा, उसमें से बहुत कम क्वांटिटी 20 क्वांटिटी अपनी मार्केट में सप्लाई करेगा स्टॉक में से। ठीक है, अब देखिएगा कि भाई बॉटल 100 रुपये की हो गई, अब वो स्टॉक में अपना 80% 90% स्टॉक जो है वो मार्केट में सप्लाई कर देगा। ठीक है, स्टॉक और सप्लाई का रिलेशन क्या है कि स्टॉक जो है टोटल आउटपुट है और सप्लाई क्या है, उसमें से वो कितना ऑफर कर रहा है मार्केट में, कितना जो है विलिंग है और एबल है। जैसे स्टॉक तो बना दिया उसने, एबल तो है बनाने के लिए, अब वो विलिंग है या नहीं है सप्लाई करने के लिए। अब वो विलिंग है तो वो सप्लाई में आ गया। जैसे ही उसने कहा कि भाई इसमें से इतना बिल कर रहा है कि इतना मैं अब सप्लाई करूँगा मार्केट में, तो मार्केट सप्लाई हो गई। सही है, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, हैव अ नाइस डे, बाय।